स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर है, हमारी जो जिलों की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे कोटा और बूंदी। कोटा महत्वपूर्ण है, शिक्षा नगरी के नाम से अभी प्रख्यात है, लेकिन बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है। हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ मान के चलते थे। कोटा उसके कैपिटल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, साथ में बूंदी। चलिए, ये पूरे अगर हम बात करें टोटल जो सीट्स हैं उनकी, तो 6 सीट कोटा में और 3 सीट बूंदी में। पूरे जिले पे कब्जा किया भाजपा ने 2013 में। सभी 6 की 6 सीट हैं वो भाजपा के कब्जे में गई। बूंदी की 3 में से 1 सीट हिंडोली वो कांग्रेस के पास में गई और 2 भाजपा के पास गई। चलिए हम बात करेंगे पहले कोटा की। कोटा के क्या सियासी समीकरण रहे, किसके खाते में कौन सी सीट रही, कौन जीता, कौन हारा, क्या जातिगत समीकरण है वहां के, क्या वहां के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बात करेंगे हम सबसे पहले कोटा की, और कोटा के बाद बात करेंगे हम बूंदी की। तो एक बार जरा कोटा के पूरे एजेंडे पे हम नजर डालते हैं, क्या वहां के लोग कहते हैं, क्या मुद्दा है, आइए सुनिए। उसके बाद हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर रामनारायण मीना साहब हमारे साथ हैं, दीक्षा खंडेलवाल भाजपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है जी। एक बार आप जरा मजमून देखिए। कोटा जिला राजस्थान के प्रमुख जिलों में गिना जाता है। चंबल नदी के किनारे बसे इस शहर को राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक शहरों में गिना जाता है। कोटा मुगल काल में बूंदी में ही समाहित था, लेकिन बूंदी के शासकों की मुगल बादशाह जहांगीर से हार के बाद कोटा एक अलग प्रांत बना, जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता ओम बिरला यहां से सांसद हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में कोटा जिले की 6 जिलों के क्या परिणाम रहे। कोटा से प्रदेश के दिग्गज नेता हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं, जिनमें प्रहलाद गुंजल, शांति धारीवाल, ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत और बाबूलाल वर्मा प्रमुख हैं। जिले की कोटा दक्षिण ऐसी सीट है जहां कांग्रेस पिछले 15 सालों से जीत का चेहरा नहीं देख पाई है। रामगंज मंडी और कोटा दक्षिण सीट 2003 के चुनाव के बाद परिसीमन कर बनाई गई। कोटा दक्षिण से पहले ओम बिरला विधायक थे। सांसद बनने के बाद बीजेपी के संदीप शर्मा यहां से उपचुनाव में विजयी रहे। अब इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां कोटा जिले में जीत का दावा कर रही हैं। देखो, बीजेपी सरकार ने जिस तरह हाड़ौती में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। हाड़ौती एक पिछड़ा हुआ एरिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर जो प्रमुख समस्याएं थी उन समस्याओं को देखते हुए, जैसे गेता मार्ग का जो पुल है जिसमें आदमी 120 किलोमीटर का चक्कर खा के सवाई माधोपुर जाता था, वो राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी पुल वो कोटा में बनी। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फैल रही। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, और हवाई सेवा जो प्रमुख मुद्दा हमारा कोटा का, वो बिरला जी ने कहा था कि बिरला एलायंस चलाएंगे, उस बिरला एलायंस का क्या हुआ। कोटा जिले के जातिगत समीकरणों की बात करें तो कोटा उत्तर सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और माली काफी संख्या में है। वहीं SC/ST समुदाय भी करीब 70,000 हैं। अल्पसंख्यक समुदाय 50,000 हैं। लाडपुरा में गुर्जर, मुस्लिम, माली और SC/ST समाज के मतदाता बहुतायत हैं। राजपूत, वैश्य और ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रामगंज मंडी SC सुरक्षित सीट है। सांगोद में धाकड़ और नागर समाज के मतदाता बड़ी तादाद में हैं। सांगोद में मुस्लिम, राजपूत, माली और गुर्जर भी वोट बैंक के तौर पर अहम हैं। पीपलदा में SC मतदाता करीब 50,000 हैं। 35,000 ST, जिसमें मीणा समाज सहित अन्य ST की जातियां हैं। गुर्जर, मुस्लिम, ब्राह्मण, धाकड़ और मालव समाज के मतदाता भी चुनाव को रोचक बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कोटा जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं और जनता इनके बारे में क्या राय रखती है। कोटा जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे: कृषि भूमि पर पट्टे नहीं मिलने से रोष, बीजेपी सरकार में एक भी पट्टा नहीं मिला, चंबल का शुद्धिकरण जो अब तक अधर में पड़ा है, हवाई सेवा शुरू हुई है लेकिन 2 महीने में बंद भी हो गई, डकनिया रेलवे स्टेशन का विकास नहीं हो पाना,
किसान आत्महत्या बड़ा मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी का मुद्दा, टूटी सड़कें और कई क्षेत्रों में पानी का नहीं पहुंचना, जीएसटी लगने से पत्थर व्यवसायी परेशान, ताकली बांध का निर्माण अधूरा, टूटी सड़कें और गांवों में विकास का नहीं होना, टेल क्षेत्र होने के कारण नहरी पानी बड़ा मुद्दा, नदियों के पानी संचित करने की कोई प्रभावी योजना नहीं और बेरोजगारी और महंगाई भी इसी क्षेत्र में हावी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में लगातार विकास किया है और आमजन के लिए चाहे मजदूरों वर्ग हो, युवा वर्ग हो या किसान वर्ग हो, सबके हित में फैसले लिए हैं। भाजपा के 4.5 साल के शासन में जिस तरीके से कोटा की अपेक्षा हुई है, एक तो यहाँ किसी को मंत्री पद नहीं मिला, लोकल आदमी को उसका काफी असर यहाँ देखने को मिला, एक भी योजना नहीं आई, कोई मतलब इस तरीके का कोई दिखावा वाला या एक उड़न खटोला जरूर चालू हुआ था, वो भी बंद हो गया। बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करने को जारी है। काश्तकारों के लिए जैसे कि कर्ज माफी में 50-50 हजार रुपए सहकारी में माफ किए। मुद्दों को भूल चुकी है सरकार इनकी और इस सरकार ने कोई काम नहीं करा है, इसलिए जनता यहाँ की परेशान है और मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते, आपस में कोई किसी की नहीं सुन रहा। यहाँ पे जो जनता है, जनता को जो मूलभूत सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं। तो चलिए, आपने देखा कोटा का मजमून। कोटा जिले की 6 सीट और 6 सीट में सभी भाजपा के खाते में। एक रोचक बात यह है कि कोटा पहले कभी इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज पहले से कम हुई है। वहां पे दूसरी इंडस्ट्री वहां पनप गई, लेकिन वो भी कोटा के लोगों के लिए एक बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो रही है। वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहां पीजी चल रहे हैं, किसी के कैंटीन है, किसी की बिल्डिंग किराए पे आ रही है। वहां एक तरह से कह सकते हैं कि कोटा में बड़े एम्प्लॉयर के रूप में वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। दूसरा रूरल बेल्ट में है तो माइनिंग एरिया है। एग्रीकल्चर की बेड के हिसाब से कहें तो कोटा में उत्पादन के लिहाज से अगर इसे धान का कटोरा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये कोटा की खास बात है। चंबल वहां पे है, लेकिन क्या वास्तव में चंबल का पानी कोटा वालों के लिए वैसा है कि जैसे खेती के लिए चाहिए? एनर्जी का प्रोडक्शन वहां पे है, लेकिन लगातार विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की मंशा पर सीधा सीधा एक तरह से निशाना था। चलिए हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर के। राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, कोटा को लेकर के अगर हम कहें, बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि हाड़ौती में कोटा या हाड़ौती के जिले पिछड़े हुए रहे हैं। पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत कुछ किया है। देखिए, बीजेपी गढ़ तो है 1980 में, जब से बीजेपी का गठन हुआ है तब से ही। लेकिन बीजेपी के अगर कोई नेता कहे कि हाड़ौती पिछड़ा हुआ है तो यह कैसे गले उतरेगा? देखिए, कोटा जैसा आपने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में कि बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, ये सही है। हमेशा से वहां बीजेपी जीतती रही और इस जो 5 साल का जो ये वाला पीरियड रहा, इसमें कोटा में कहीं भाजपा का गढ़ ये ढहता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए कहीं कांग्रेस या की कोई मेहनत ऐसी नहीं है। भाजपा के अंदर ही जो वहां के विधायक रहे 5 और 6, उनमें आपस में इतनी तनातनी रही पूरे 5 साल, उससे वहां का संगठन उनका भाजपा का बड़ा परेशान रहा। पिछले दिनों एक जो उनकी एक शेड्यूल कास्ट की दलित महिला विधायक है चंद्रकांता मेघवाल, उनके साथ भी पुलिस थाने में किस तरीके का बर्ताव हुआ, उसको लेके भाजपा के दूसरे लोगों ने उन्हीं पर आरोप लगाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी वहां कोटा में कमजोर स्थिति में है, लेकिन अभी कहना कुछ जल्दी है। जी, लेकिन वो पिछड़ेपन की जो बात कर रहे हैं, बीजेपी के ही किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ रहा हाड़ौती और लेकिन 5 साल में काम हुआ है। तो बीजेपी का गढ़ रहा है। 1980 के बाद में भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार भी बनी, वसुंधरा राजे जी भी 3 से 8 तक उनका कार्यकाल रहा, तो सरकारें तो बनी है 1980 के बाद में। फिर कोटा कैसे पिछड़ा हुआ हो सकता है? देखिए, कोटा एक कृषि प्रधान वो इलाका है। कोटा बूंदी में चंबल की नहरों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, तो वहाँ किसानों की भी अपनी एक समस्याएं भी रही हैं, उनका उत्पादन बहुत अच्छा रहा। इस बार तो आपने भी खूब दिखाया है खबरों में भी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, जहाँ लहसुन के पैदावार को लेकर भी वहां झंझट हुए, अभी उड़द को लेकर भी काफी झंझट हो रहा है वहां की मंडियों में, तो वहां सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही। अब ये भाजपा वाले वहां किस रूप में ये सामना करेंगे किसानों का, वो एक बड़ा मुद्दा तो आना ही है। और विकास जहाँ तक इंडस्ट्री वहां खत्म हो गई, लेकिन ये तो भला हो कि वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने पनप गए
कि वहां का जो कोटा शहर का इकोनॉमी उस पर आधारित हो गई, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी वहां पर है, उसमें कहीं सरकार का, किसी सरकार का योगदान मैं तो नहीं मानता कि सरकार की वजह से वहां कुछ इस तरीके से इकोनॉमी अलग रूप में सामने आई। तो निश्चित रूप से विकास जो इंडस्ट्री वहां खत्म हुई, उसके पीछे भी कांग्रेस की सरकारें भी रही, भाजपा की भी रही, दोनों का कहीं ना कहीं योगदान है। चलिए रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, लंबी पारी आपने राजनीति की कोटा संभाग में खेली है, कोटा के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। बीजेपी का यह दावा है कि कोटा में ऐतिहासिक विकास हुआ है। देखिए, सही स्थिति यह है, कोटा कानपुर के बाद में नंबर 2 इंडस्ट्रियल सिटी था और कोटा राजस्थान में जयपुर के बाद में पॉपुलेशन में नंबर 2 था। आज जोधपुर आगे बढ़ गया, वो स्थिति में नहीं कहना चाहता, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, कोटा की इंडस्ट्रीज बंद हुई। बूंदी का केशवराय पाठक सहकारी शुगर मिल तो इन्होंने मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर के बंद किया। ये कहते हैं कि विकास हुआ है। जो किसानों की रीढ़ की हड्डी थी, कोटा की भी थी, वो 12 झालावाड़ और गंगानगर तक का गन्ना वहां जाया जाता था, इन्होंने बंद किया है। ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में है। इसी तरह से बीजेपी के नेताओं ने इंडस्ट्रियां बंद करा के उस जमीन को खरीदा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है, ऑन रिकॉर्ड है। इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए बीजेपी के लोग और करप्शन में बढ़ोतरी हुई। करप्शन में बढ़ोतरी होने से आज चंबल की नहरों में आप देखिए घटिया स्तर पर निर्माण कार्य हो रहा है, एक सही नहीं है। किसान परेशान है, किसान शिकायतें करते के परेशान है, लेकिन चूंकि ठेकेदार भी इनके अपने निजी लोग हैं, उनके खिलाफ आज एससीडी ने एक भी केस रजिस्टर नहीं किया है, न अधिकारियों को खिलाफ किया है। यही नहीं, कोटा को खत्म करने में बीजेपी का इतना श्रेय है। यहाँ का 2 महीना 3 महीना नहीं भी पार्लियामेंट मेंबर था, नहीं चला देते तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको खत्म कर दिया। 15 सीटर 18 सीटर तक का विमान नहीं चलता, इसलिए कॉमर्शियल नहीं है, वो दिखाने के लिए हम चला रहे। एयरपोर्ट झालावाड़ बन गया, झालावाड़ खड़ा आदमी झालावाड़ ही बनता, लेकिन पहले कोटा बनने के बाद झालावाड़ बनता, बड़ा एयरपोर्ट वो बन गया, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। कोटा को खत्म कर दिया। कोचिंग इंडस्ट्रीज जो पनप रही थी इसलिए रुक गई कि यहाँ नेशनल एयरपोर्ट नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए उस टाइम पर IIT गया। तो ये जो स्थितियां बन रही है, चंबल की स्थिति में साफ करना चाहता हूं, करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ है नहरों पे, बाराबंदी का, एक नहर में बाराबंदी नहीं की लोगों ने। पहली सरकार बीजेपी की थी जिसने नहरों की बाराबंदी को खत्म किया, पैसा खत्म करने के बाद, और नहरों की जो मशीनरी थी उनको बेचा, उनको शिफ्ट किया, बांसवाड़ा गंगानगर भेजा। ये ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें आप देख लीजिए। रामनाथ जी, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के काफी सारे फेलियर पॉइंट्स, आपको ये कहना है? नहीं, लेकिन इस गढ़ को ढहा पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये बीजेपी का गढ़ नहीं था, जनसंघ का गढ़ था। और ये सही है, हिंदुस्तान में सबसे पहली जनसंघ की पैदाइश कही हुई तो कोटा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाय की जब इन्होंने सींग पकड़ करके आंदोलन किया 67 में, उस टाइम पे दिल्ली में, तो फिर दिल्ली में जनसंघ पैदा हुई, जनता पार्टी आई, थोड़ा आगे बढ़ी, बीजेपी के नाम से हिंदुस्तान में पार्टी बन गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद में ये भी सही है कि 25-25 साल तक बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। 96 में मुझे कांग्रेस ने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, वो सब सीटों में जीते और काउंटिंग में 685 वोट में आए। कल जल्दी चुनाव हो गया इसलिए फिर से नहीं, लेकिन उसके बाद हम आए और आज कोटा में ये तो सारे देश के साथ हुआ है। जिस प्रकार से देश को गुमराह किया गया, जिस प्रकार से स्थितियां खत्म की गई, किसान को बर्बाद कर दिया। किसान के ट्रैक्टर पे 28% GST है, वर्ल्ड में नहीं इतना टैक्स, किसान के ऊपर टैक्स है। और आपकी ये GST के नाम पे आपकी पत्थर इंडस्ट्री तो खत्म हो ही गई, लेकिन आज पत्थर व्यवसाय नहीं, आप देखिए नगीने के कारीगर भी, सूरत तक के भी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। और मैं इसलिए GST के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो बीजेपी है वो प्रो कैपिटलिस्ट है, ये दक्षिणपंथी पार्टी कराई जाती। हीरे नग के नग में, बहुमूल्य नगों में तो 25% GST, जबकि इनका स्लेब ही नहीं है। इसलिए ये इंडस्ट्री से किसानों के खिलाफ इनके हर निर्णय है। आप एक एक निर्णय की समीक्षा कर लीजिए,
आज किसान ने जो आत्महत्या की है, इसलिए आत्महत्या की है कि मीना साहब, मेरा छोटा सा सवाल है, किसानों के हितैषी सारे राजनीतिक दल बनते हैं, चुनाव आने के वक्त और भी हितैषी बनते हैं, हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं, किसानों के नाम ऐसे उल्लेख करते हैं, लेकिन वास्तव में किसान के लिए वो अपनी क्रॉप को पैदा जो करता है, आज तक रास्ता क्यों नहीं निकल पाया? गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपको लगता है कि आजादी के इतने साल बाद भी जिस किसान को लेकर के हम चर्चाएं करते हैं, उसके प्रति हम भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करते हैं, ये कहा जाता है कि किसान ठगावा सा क्यों है किसान? देखिए, क्यों आजादी के इतने साल बाद में हमारा सिस्टम कुछ कर नहीं पाया किसान के लिए? आप ये तो मानते हो कि इतने किसान ने कोटा संभाग में आत्महत्या नहीं की जितना बीजेपी रूल में किया। क्यों किया? इन्होंने अखबारों में प्रोपेगेंडा किया कि अब सपोर्ट प्राइस में खरीदा 5% नहीं खरीदा, धान नहीं खरीदा, लहसुन नहीं खरीदा। आज उड़द बाजार में आप 1500 रुपए क्विंटल में खरीद लो, 6000 का भाव है। ये किसकी फेल्यूर है? ये गवर्नमेंट की फेल्यूर है। और उसको खरीद करके फिर गवर्नमेंट वहीं पूंजीपति को बेच रही है, खरीद के फिर वो पूंजीपति अपना उसमें दे रहे हैं। आज आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड है, लहसुन की पर्चियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निकली और वो कैंसिल हुआ। आज एक को सजा नहीं दी गई। आपका पेस्टिसाइड्स फर्जी निकला, कृषि मंत्री ने कहा हमने थोड़ी कहा था खरीदो, क्योंकि कृषि मंत्री की ड्यूटी थी उनका लाइसेंस रद्द करते, कृषि मंत्री की ड्यूटी थी कि उसको क्षतिपूर्ति करते। तो इनका ध्यान नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, तो ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में किसान को सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी में हुआ है। पुलिस इनकी कतल करने में बहुत तंत्र है। मुझे एक काम बता दो जो इन्होंने कहा, रूटीन के काम, सड़क मरम्मत करना, ये करना, वो रूटीन के काम है। लेकिन इन्होंने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, कोटा के उत्थान के लिए, इंडस्ट्रीज को पंपाने के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमारा रशिया का और भारत का दोस्ती का उदाहरण था, जो कृषि और नेहरू जी ने स्थापित किया था। उस इंस्ट्रूमेंटेशन को खत्म कर दिया। उसकी जमीन बेचने का सबसे पहले किसने ऑर्डर किया? अब उसको खरीदने के लिए कौन सेठ आ गया है, वो सेठ किस पार्टी का है, इसी से साफ हो जाएगा। ये बिजनेसमैन बन गए बीजेपी वाले। अब ठीक है, मोदी जी के बहकाव में आ गए क्योंकि बेरोजगार थे। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी, कोटा में जितनी बेरोजगारी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास है। राजू जी, किसान एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसान की स्थिति मुद्दा है, कोई संदेह नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मुद्दा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान कोई भी अगर क्रॉप तैयार करता है, आज उसकी क्रॉप को खरीदने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बनी है, दावे किया जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा करके देश के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हैं। और भाई हालात तो ये हो रहे हैं कि उसी रजिस्ट्रेशन से किसान की औने दोनों पौने दाम में किसी ने क्रॉप खरीद ली और व्यापारी उसी किसान के क्रॉप को महंगे भाव पे या एमएसपी जो भी मिल रही है उस पर उसको बेच रहे हैं। तो उसके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। आज तक भी हम किसान के प्रति होने वाले इस अपराध से उसको बाहर नहीं निकाल पाए। देखिए, निश्चित रूप से निकाल नहीं पाए, आप सही कह रहे हैं। इस ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है, उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बना रखी है सरकार ने कि बेचारा किसान उसमें धक्के खाता रहता है। अभी जैसे मीना जी बता रहे थे, ये सही है कि वहां लहसुन की और अभी जो वर्तमान में उड़द की जो चल रहा है, उसमें इतना घपला चल रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां किसानों की। जो उसमें आक्रोश है, ये कांग्रेस वाले तो मतलब विपक्ष में है, इनको आंदोलन करना चाहिए। इन्होंने भी ऐसा कोई बड़ा आंदोलन उस क्षेत्र में कोई खड़ा भी नहीं किया जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन अब चुनावी मौसम चल रहा है, चुनाव आ गए, तो भाजपा वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को अपना मुद्दा बना रहे हैं कि हम ये सारी खरीद कर रहे हैं, दिखावटी तौर पर कर रहे हैं या क्या कैसे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो मैं मानता हूं कि कोटा में आधा इलाका शहरी इलाका भी है, जिसमें कोटा की 3 सीटें हैं, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा। ये निश्चित रूप से मतलब इसमें शहरी इलाका है पूरा ज्यादातर, और कुछ ग्रामीण भी है। ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें जो रामनारायण जी कह रहे थे अभी कि कितना कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी, ये देखने वाली बात है। चलिए, दीक्षा खंडेलवाल हमारे साथ में जुड़ गई हैं, भाजपा नेत्री हैं। दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी चर्चा चल रही थी कोटा का, देखिए अपना एक ज्योग्राफिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल डिफरेंट है। पानी वहां पे है, कायदे से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि एनर्जी की वहां सप्लाई बड़ी गड़बड़ है। एग्रीकल्चर फील्ड में वहां प्रोडक्शन काफी है, धान का कटोरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंडस्ट्री काफी थी पहले, कुछ कम हुई है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री पैदा हो गई वहां पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम पे काफी चल रही हैं, वो भी एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े हुए हैं
एक तो यह है कि किसान आज भी वहां आत्महत्या क्यों कर रहा है, दूसरा एमएसपी की आप लोगों ने ऑनलाइन की व्यवस्था की, कूपन सिस्टम भी किया, लेकिन किसानों का यह कहना है कि हमारे साथ आज भी बड़ी ठगी हो रही है इसमें। तो अगर ये सब चीजें हैं तो विकास का दावा कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, बूंदी में इतनी अच्छी कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा की जब चंबल नदी से हम लोगों ने आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाने का काम किया, हमने चाकन बांध के माध्यम से पेयजल इतनी सारी योजनाएं हमने लाई, तो किसानों को कहीं ना कहीं हमने राहत दिया। उसके बाद में बूंदी के आसपास में बूंदी का जो एक सबसे ज्यादा हमें कोटा पे आए, हम बूंदी पे जरूर चलेंगे, हम पहले कोटा पे बात करेंगे। हाँ, कोटा में जो आप ये बोल रहे हैं कि आत्महत्याएं क्यों हो रही है, आपका जो ये प्रश्न है उसका उत्तर देती हूँ कि यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। आईआईटी जब यहाँ आना था तो अशोक गहलोत जी उसको दूर ले गए, कांग्रेस सरकार उसको दूर ले गई। किसानों की आत्महत्या कैसे रुकती है आईआईटी अगर इंस्टीट्यूट वहां भी जाता है तो? नहीं, आप एक गरीब का बच्चा जब वहां पढ़ने आता है उसको इतना दूर जाना पड़ता है। कोटा के आसपास के लोगों की उम्मीद थी कि कोटा में आईआईटी आता, तो वो एक नहीं आया, तो किसान हमेशा डेवलपमेंट को रोकने का काम कांग्रेस ने किया। और किसानों की आत्महत्या हाड़ौती के क्षेत्र में तो इतनी तादाद में नहीं है। आप और आगे देखेंगे कि हमारे जो सांसद है, हमारे जो वहां पर काम करने वाले जनप्रतिनिधि है, वो सभी किसानों के हित में काम करते हैं, निरंतर किसानों के लिए वो सोचते हैं और मुख्यमंत्री साहिबा तक वो किसानों की बात को पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं खुद ही कह रहा हूं कि आप लोगों की इच्छा शक्ति पर शक नहीं है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने एमएसपी पे करोड़ किसान बेचे, आप एक कोटा की रहने वाली है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको जानकारी भी होगी वहां, क्योंकि आप बड़ी हुई हैं, पली हैं। किसान के साथ में आपको लगता है कि लहसुन के मामले में न्याय हुआ है, या भी उड़द की पैदावार को लेकर के जिस तरह से वो आस लगाए बैठा हुआ है, आपको लगता है कि बिल्कुल अभी जो कुछ हो रहा है उसके साथ में लहसुन का इश्यू हो या चाहे उड़द का हो, बिल्कुल उसके साथ न्याय हो रहा है, इससे बेहतर सरकार नहीं कर सकती, ये मानती हैं? देखिए, ऋण माफ करने की वजह बात रही तो किसानों को काम भाजपा ने किया, तो भाजपा बिल्कुल पूर्णतः जो आपकी बात है उसको मैं रखना, उसी का आंसर आपको देना चाहूंगी कि सरकार चाहती है कि किसानों के हित में काम हो, किसानों के लिए काम हो, तो उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का जो आपने बात कही है वो धीरे धीरे हमारे सांसद जा करके केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलते हैं, वो उनकी बातें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में टाइम लगता है, टेक सम टाइम, तो वो समय का हमें इंतजार करना है। और सरकार अभी भी किसान के हित में ही काम करी और किसान इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए दीक्षा जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि सांसद लग रहे हैं, विधायक लग रहे हैं, सब लोग लग रहे हैं, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। ये केवल किसान और गैर मजदूर उन्हीं के रूल्स में इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, बाकी चीजों में तो बहुत सौ की स्पीड से चीजें दौड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात, किसी भी सरकार के लिए कोई कदम उठा करके उसको उसका लाभ भी मिल सके, 5 साल का वक्त कम रहता है ये? देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगी 5 साल का वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन अपने काम को दिखाने का एक सफिशिएंट मैं कहूंगी समय मिलता है। उस सफिशिएंट समय में आपने क्या क्या किया, उसमें हमारी सरकार ऋण माफ कर रही है, उसमें हमारी सरकार उनके लिए बेहतर से बेहतर काम लाने की कोशिश कर रही है, उन किसानों भाइयों के लिए हमारी सरकार उनके अनुसार बदलने की कोशिश कर रही है कि कहाँ हम उनके अनुसार उनकी बातों को, जो वो बात हमारे सामने रख रहे हैं, उन बातों को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। तो सरकार तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही है, ऐसा तो बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं इस बात को नकार सकते कि भाजपा की सरकार ने काम ही नहीं किया। नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल काम किया होगा, जनता ने पूरे जिले पे कब्जा कराया है बीजेपी का, उसका रिटर्न तो चाहेगी। अगर नहीं करेंगे तो जनता के हाथ में, तो वो ईवीएम मशीन जिसका बटन होता है वो जनता के हाथ में होता है। इस पार्टी का नाम ही जनता पार्टी है, जनता के हित में सोचती है, किसानों के हित में सोचती है, मजदूरों के हित में सोचती है, महिलाओं के हित में सोचती है। तो नाम के हिसाब से जो पार्टी का टाइटल होता है उसी तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भारत की हनुमान बेनीवाल के अलावा तो लोकतंत्र में कोई विश्वास करने वाला ही नहीं होगा फिर तो। देखिए, अब आप कुछ भी कहें आप। चलो, मेरा तो सवाल यह है कि अभी वर्तमान में किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इसे बिल्कुल मान के चलती हैं कि इससे बेहतर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ हो रहा है, लहसुन की स्थिति रही हो चाहे उड़द की खरीद हो, मैं तो इतना सा जानना चाहता हूं कि आप दावे कर रही हैं, सरकार भी दावे कर रही है, इससे बेहतर नहीं हो सकता, किसान के लिए माना जा सकता है? बेहतरी का कोई अंत नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि हम निरंतर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। अच्छे की डेफिनेशन क्या है सर? अगर उसकी क्रॉप को नहीं खरीदा जाए, वो एक आदमी उसकी क्रॉप को खरीद लेता है औने पौने दाम में, उसी क्रॉप का रजिस्ट्रेशन उस किसान से नहीं हो रहा है, दूसरा एक दलाल बीच में वो रजिस्ट्रेशन करा देता है और वो मस्त मूल्य में उसको बेच रहा है। ये सिस्टम डेवलप किया हमने। डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, वही आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान के लिए हित में जो बात है वो हम रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि
रहे हैं कि उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जो कुछ अनाज जैसा कि आप कह रहे हैं दाल के लिए और आप लहसुन के लिए आप कह रहे हैं, तो वो उन सब चीजों के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्र में हम लोगों के लिए ये भी एक विषय है कि इस पर हमें अभी लंबी चर्चा करनी है, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा कि क्या सब एक टाइम पीरियड होता है। लहसुन का छौंक तो लग चुका, अब तो अभी इतने टाइम तक कैसे उसका इंतजार करेगा कि आपका सिस्टम डेवलप होगा? उसका सिस्टम तो डेवलप करने का दावा आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो दावा कर चुके हैं कि हमें लहसुन के लिए हमने ये कर दिया। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज भी हम सिस्टम पे भरोसा करिए। अगर सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? लेकिन आप लोग वोट के लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एटलीस्ट किसान गरीब के लिए भी कर दीजिए कि हम ये योजना बना करके जयपुर से भेज रहे हैं, जरा देख लीजिए महीने भर में भी 2 महीने में भी उसका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो बताइए, या तो सरकारें काम में उंगली देके बैठती हैं कि कार्यकर्ता की बात को सुनवाई नहीं होती है कि भैया जरा दिमाग मत लगा, जो किया है बस आपको उसी पे ध्यान रखिए, जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस दिन को बस आपको वोट डलवाना, बस इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है। या तो ये सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। मैं बीजेपी का नहीं कटकर खड़ा करूं, मैं कह रहा हूं सारी पार्टियां। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम विकास को आगे बढ़ाएं, और साहब वो किसान आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देखिए प्रोडक्शन के हिसाब से लें, कई क्रॉप ऐसी है कि हाड़ौती में सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, लेकिन ये कड़वा सच भी है कि सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसके डेथ में हमें जाना चाहिए। चलिए मैं दीक्षा जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं सत्ता का महासमर में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और हम बात कर रहे हैं कोटा जिले की। चलिए दीक्षा जी, मैं कुछ मेरे सवाल थे, लेकिन अगर आप कोई अपना पक्ष रखना चाहें कि हम इस आधार पे हमारे गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गढ़ में इस नाते कह रहा हूं कि 1980 से जब बीजेपी का गठन हुआ तब से कोटा संभाग बीजेपी के गढ़ में से है, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर कहीं बल मिला, वहां के दिग्गज मिले तो कोटा से मिले। तो वहां के अगर विकास की बात करें, मैंने जो सवाल पूछे, जो जनता की आवाज जो थी वो अब तक मैंने पहुंचाई है। आप अगर कहना चाहें कि हाँ हमारे गढ़ को बचाने के लिए हमने वहां के लोगों को ये रिटर्न दिया है, तो आप बता दीजिए। देखिए, भाजपा ने तो निरंतर ही विकास की बात की और विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस की तरह विकास नहीं चल रहा है, और जिस विकास को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया था वो विकास अब लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। और आज आप देखते हैं कोटा में इतना अच्छा सौगात हैंगिंग ब्रिज का दिया, जिसको कांग्रेस ने, क्योंकि भाजपा के समय का वो प्रोजेक्ट था, इसलिए कांग्रेस ने उस पर नहीं सुधार उसके लिए किया, ना उसके लिए कोई काम किया। हम लोग कोई भी बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो भाजपा का काम खुद जनता बोलती है कि भाजपा ने कितना काम किया है। और आप बात करें कि हम लोगों के मैनिफेस्टो में जो भी लास्ट ईयर जो भी रहा है उसको हमने 90% डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करने का काम किया है, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी हो, चाहे वो बालिकाओं के लिए हो, चाहे वो राष्ट्रीय योजना के तहत जो फीमेल बच्चे जो नहीं होने देते थे लोग, उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं तो काम हो ही रहा है, और इतना काम हो रहा है कि जनता खुद इस चीज को मानने लग गई है, जनता खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें फिर से जिताना है, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में राजस्थान का विकास होगा, ये जनता समझ चुकी है। चलिए, अभी रामनारायण जी ने एक आरोप लगाया कि बड़े टाइम से इंतजार था कि एयरपोर्ट का ही एक्सटेंशन होगा। ऑलरेडी एयरपोर्ट वहां पे था, लेकिन चलिए एक 15 सीटर या कुछ भी शुरू किए, 2 महीने में उसको बंद कर दी, एयरपोर्ट को झालावाड़ शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से कहा जा रहा था कि यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, उनके लिए सीधी फ्लाइट सेवा होगी। तो झालावाड़ से वापस आने में पानी अगर कहीं बरस जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। उन लोगों को झालावाड़ पहुंच करके वापस कोटा आना, आप लोगों को नहीं लगता है कि विकास की एक अलग ही दिशा तय कर दी? ये आरोप भी है इनका, और वहां के लोगों का भी कहना है कि कोटा में ही अगर एयरपोर्ट को रख करके उसका एक्सटेंशन किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता।
देखिए कोटा में एयरपोर्ट लाए, हमने कोशिश किया, जैसे कि आप खुद कह रहे हो, कई कारण होते हैं। झालावाड़ अगर एयरपोर्ट जाता है तो कोटा के लिए भी सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पासपोर्ट सेवाएं स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों को पहले पासपोर्ट बनाने जयपुर आना पड़ता था, उन्हें कोटा में ये सुविधा मिल रही है। तो जो एयरपोर्ट वाली बात है के साथ साथ अब तो डिस्ट्रिक्ट में होने लगा है, डिस्ट्रिक्ट में होने लगा है। लेकिन कोटा का जो एयरपोर्ट का है सच में वो बहुत कन्वीनियंट होगा, अगर क्योंकि वहां पर टूरिज्म है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन हब है, तो वहां पर एयरपोर्ट होना ही चाहिए। उसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। सरकार का प्रयास तो झालावाड़ चला गया ना, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा। कोटा में भी एयरपोर्ट बनेगा, कोटा के लिए भी एयरपोर्ट। कोटा में मेरा एक सवाल रामनारायण जी से और उसके बाद राजीव जी के पास लौटना चाहूंगा। रामनारायण जी, अभी आपने सुना कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, झालावाड़ में एयरपोर्ट होगा, कोटा में भी बनेगा, ये दीक्षा जी कह रही हैं, और विकास की योजनाएं आपको अभी बताई चुकी है कि इतना विकास हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, कहने में तो मैं कुछ भी कहूं, कहने में तो मैं कहूं किसान खुशहाल है, लेकिन किसान का उड़द 1500 में बिक रहा है और बिजनेसमैन उसको खरीद रहे हैं और 6000 में बेच रहे हैं। आज अखबार में भी आया उसको, इतना करप्शन। तो कहने को मैं कुछ भी कहूं, बहुत खुशहाल है। किसान की जेब में पैसा नहीं आ रहा है, लागत नहीं आ रही। इसी तरह से एयरपोर्ट, शायद दीक्षा जी को पता नहीं है, 98-99 में कोटा में एयरपोर्ट बनाया जाना डिसीजन हो चुका था। बड़गांव के जागमुंड की तुलसी के पास सरकारी जमीन पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद वसुंधरा जी आगे उसने उसको ड्रॉप कर दिया और धीरे धीरे कोटा को, इसीलिए आईआईटी नहीं खुली। जब आईआईटी आई कोई 5 साल थोड़ी इंतजार करेंगे, क्योंकि ले गई। उसके बाद फिर कोशिश हुई। अब 15 सीट 18 सीट विमान नहीं होता है आज की तारीख में, वर्ल्ड में कहीं ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और झालावाड़ से 80 किलोमीटर आएंगे, कोटा हमारा सिटी है, तो कोटा का डेवलप करना, यहाँ में 50 एयरपोर्ट बनाओ बोले इसे वाशिंगटन से बड़ा बना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना अलग है विकास की बात, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। नेहरू का शायद इन्होंने कोटा की आप बात कर रहे हो, काम जाके देख लो, आप कोई भी देख लो, इतना मटेरियल एक नहर में अप टू द रेंज नहीं है, रेशो गलत है, किसान परेशान है। हम खुद ने कहा है कमिश्नर से, कोई केस रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि जो है वो सेठ जो है ठेकेदार, वो बीजेपी के लोग ज्यादातर। मैं आपको तो नाम बता दूं, लेकिन नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, यही नहीं है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, इंडस्ट्री किसने खरीदी, जमीनें किसने खरीदी, आलना की फैक्ट्री चलाने के लिए ली, क्या हुआ, कौन कौन शेयर बन गए, जेके किसने खरीदी, इंस्ट्रूमेंटेशन किसने खरीदी। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ऑल मेटल्स का जो वो है वो किसने खरीदा। तो ये जो चीजें हो रही है कौन कर रहा है। ये पूंजीपतियों की पार्टी कभी किसान के बारे में सोचेगी, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सोचेगा। कोटा में कानपुर के नहीं, दक्षिण भारत के लोग आकर नौकरी करते थे, बेचारे सब बर्बाद हो गए। अब जैसे मैंने कहा, कैसा है पाउडर शुगर मिल, बीजेपी मंत्रिमंडल का डिसीजन है, वह राजस्थान का शुगर मिल था, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बारे में क्या करना है, बीजेपी को चलाना चाहिए था। 1906 करोड़ मैंने दिलाया जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। उसके बाद में क्या कारण है, इन्होंने बंद कर दिया। आज थर्मलों को जिस तरह से शेडो देने की बात थी, उसी थर्मल को कोटा वाले को, उसमें आपकी जो सेंट्रल टीम आई एनटीपीसी की, उसने कहा कि तो वाइबल है, तब जाके बचा। नहीं तो अडानी को इनको देने से हो क्या रहा है इस देश में। 2-4 पूंजीपतियों को देश बेचना चाहते हैं क्या। कभी भी जब बीजेपी नहीं थी, कभी भी इंडियन ऑयल के अलावा कोई तेल, डीजल, पेट्रोल रेलवे में या एयरपोर्ट में नहीं जाता था। आज वहां अंबानी परिवार आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। चलिए मैं लौटूंगा। राजू जी, एग्रीकल्चर के अलावा एक बड़ा वहां पे जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो है माइनिंग का। माइनिंग का जबरदस्त वहां काम है। किसी वक्त तो एक ऐसा था कि कोटा स्टोन अपने एक अलग छाप, आज भी रखता है। कोटा स्टोन की अपनी खूबसूरती भी है। कोटा स्टोन को लेकर के व्यापारी जूझते रहते हैं। जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, हर बिजनेस पे उसका असर पड़ा। लेकिन आज भी कोटा स्टोन के व्यवसायी जब हम सुन रहे थे कि सबको पॉलिसी ऐसी नहीं बनी कि जो जिससे हमें संरक्षण मिल सके। वो साथ ही दीक्षा जी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट झालावाड़ की अपनी एयरपोर्ट की जरूरतें हैं, कोटा की अपनी जरूरतें हैं। क्या फिलहाल कोटा में एयरपोर्ट रखना ज्यादा बेहतर होता या झालावाड़ बनाना एक बहुत जरूरत थी। देखिए, निश्चित रूप से कोटा में एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी था। झालावाड़ तो एक सेकेंडरी चीज है, झालावाड़ भी होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। झालावाड़ी क्यों, बूंदी में भी होना चाहिए। तो विकास का एक वो पैमाना है, तो हर जगह होना चाहिए। लेकिन कोटा में एयरपोर्ट नहीं होगा। जो कोटा स्टोन का, मार्बल का इतना बड़ा व्यवसाय है वहाँ,
तो उस पर जो जीएसटी वाली बात आपने कही, तो वो निश्चित रूप से वहाँ के वो व्यापारी परेशान है, वहाँ मजदूरों का नुकसान, वहाँ नोटबंदी भी हुई तो उससे काफी कुछ असर पड़ा। मीना जी ज्यादा जानते हैं उस इलाके में, लोकसभा में भी उन्होंने उस मुद्दे को उस समय भी उठाया था, कोटा स्टोन के कितना संरक्षण हो वहाँ माइनिंग का। तो लेकिन अभी ये सरकार आई, इसके बाद में मैं निजी तौर पर जानता हूँ कोटा के जो मौजूदा सांसद है ओम बिरला, वो कोटा बूंदी की समस्याओं को लेकर लोकसभा में काफी एक्टिव रहते हैं, वो काफी समस्याएं सुलझाते हैं। लेकिन जो राज्य सरकार का सहयोग है वो कोटा के मामले में बिल्कुल नगण्य है। कोटा कहीं पिछड़ा रह गया। कोटा शहर एक बड़ा शहर है जहाँ जिले की 6 सीटों में से 3 सीटें, जो मैं पहले भी कह रहा था, जिक्र कर रहा था, 3 सीटें शहरी सीटें हैं। कोटा शहर में इन 5 सालों में एक नई सड़क तक भी भाजपा के शासन में नहीं बनी, और वहां के जो विधायक रहे वो आपस में लड़ते रहे। सरकार भी उसका कहीं ना कहीं जो नेतृत्व था बीजेपी का वो मजा लेता रहा कि ये तीनों चारों आपस में लड़ते रहे। इसी वजह से ना तो वहां से कोई मंत्री बन पाया, जबकि मंत्री बनने के हकदार थे वहां के कुछ नेता जो विधायक हैं। लेकिन निश्चित रूप से कोटा के साथ इस सरकार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोतेला व्यवहार तो हुआ, ये कोटावासी खूब अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं। तो उसका नतीजा अब आने वाले चुनाव में निश्चित। दीक्षा जी के पास आना चाहूंगा। दीक्षा जी, राजीव जी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपके 6 विधायक हैं, कायदे से तो पार्टी के नाते 6 एक उनका गुट एक होना चाहिए कि हाँ 6 के 6 लोग हैं, लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि 6 के 6 ये आपकी पार्टी के नेता दबी जुबान में हाँ करते हैं कि 6 के 6 विधायक 6 गुट हैं वहां पे, कोई 2 विधायक एक साथ भी नहीं है। हालात ये है वहां पे, जिसका फायदा ये मिला कि किसी को मंत्री नहीं बनाना पड़ा। देखिए, हमारे तो विधायकों में ही अगर आप ऐसा कहते हैं, हम तो वहां रहते हैं, हमें ऐसा कोई महसूस नहीं होता। आप आगे कहिए कि कांग्रेस के तो आला कमाने में गुटबाजी, उनको ये नहीं पता था मुख्यमंत्री मेघवाल में क्या हुआ। वो हर परिवार में लड़ाई होती है, हर एक परिवार में आपस में लड़ाई होती है। सरकारी बैठक की लड़ाई हुई, भवानी सिंह लड़ाई होती है। अभी आप कागजी और ज्योति खंडेलवाल की हुई है अभी लेकर के रिसेंट, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो होता है। ये चीज आप नहीं कहेंगे, परिवार में लड़ाई होती है। हमारे दूर रखे, हमें जर्नलिस्ट हैं, हमको बात बता रहे हैं आपको। अब ये मानना नहीं मानना आपकी इच्छा की बात है, क्वेश्चन है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो बीमारी कांग्रेस में थी तो भाजपा में आई। आपको कुंबे के नाम से जाना जाता है कि कुलीनों का कुनबा रूप में जो, और कुलीनों के कुंबे की हालात ये रह रही है जिस कांग्रेस ने किया वो भी आप करोगे। आप कांग्रेस से कहकर के कांग्रेस का ऐसा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मतदाता ने ये ढाल कहकर के ये ढाल सौंपी होगी आपको कि कांग्रेस ने जैसा किया वैसा ही आप करना। नहीं, वैसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो हमारी प्रवृत्ति ही नहीं है। हम उनकी तरह घोटाले नहीं कर सकते, हम उनकी तरह झूठ नहीं बोल सकते, हम उनकी तरह योजना नहीं कर सकते। और ले दे के राफेल पे आ जाते हैं, एक मिनट उसको ले दे के आप उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। उसके अलावा आप बात कीजिए, आपको गुजरात चुनाव से पहले भी लोगों का ये था, ये वो पर हुआ क्या? लोगों ने जनता ने मान लिया है, जनता ने मान लिया भाई साहब कि अब तो भाजपा नहीं, विकास खुद बोल रहा है, जनता खुद एक्सेप्ट कर रही है। आप और हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, जनता खुद एक्सेप्ट कर रही है। आत्महत्या चलिए, राजस्थान में आत्महत्या पहले भी होती थी, कांग्रेस के समय आत्महत्या नहीं हुई है, एक किसान नहीं मरा है। हमारी भी मुख्यमंत्री जी जाती है। आज सैनिक के घर में, अगर आज सैनिक के घर में कोई शहीद होता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारी जाती है। बूंदी पर चलना चाहेंगे, समय कम है, कोटा पे लंबी चर्चा और हो सकती है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम यहाँ रोकेंगे। कोटा की अगर हम बात करें, 6 विधानसभा सीटें, अगर बाहुल्य की बात करें तो मीना, वैश्य, महाजन, राजपूत, धाकड़, ये मुख्य वहां की जो कम्युनिटी है जिनके वोट हैं वो माइनॉरिटीज के वोट भी हैं। पूरी सीटों पर एक अपना एक प्रभाव होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट किसके जिले में? सर एसटी है नंबर 1 मेरा कम्युनिटी के, डेरवा कम्युनिटी के। अरे मेरी बात सुनो, बूंदी मिलके हो जाता है, बूंदी मिलके हो जाता है। आप 16 से टोटल को जो चलिए, लेकिन मैं लौटना चाहूंगा, कोटा को यहाँ पे विराम देंगे। अब हम बात करेंगे बूंदी की। बूंदी का अपना एक इतिहास है। बूंदी की एक वक्त जब बूंदी का राइस, उसकी मिठास और उसकी खुशबू चारों तरफ सुनने को मिलती थी, वो खुशबू अब सियासत में कितनी उस चावल की रहेगी, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको मजमून से अवगत कराएंगे कि क्या कहते हैं बूंदी के समीकरण। बूंदी जिला राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में आता है। भारत में चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का राज्य सबसे पहले राजस्थान में बूंदी में स्थापित हुआ।
कोटा के हाड़ा राज्य का निर्माण इसी बूंदी राज्य की उपशाखा के रूप में हुआ। हाड़ा में आने से पहले ये राज्य मालवा प्रदेश का एक भाग था। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, हिंडौली, केशोरायपाटन और बूंदी। आइए सबसे पहले जानते हैं 2013 में बूंदी जिले की इन 3 सीटों के क्या परिणाम रहे। हाड़ौती को हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में हाड़ौती की 17 विधानसभा सीटों में मात्र 1 पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा और वो सीट बूंदी की हिंडौली विधानसभा रही। बूंदी और केशोरायपाटन में बीजेपी ने कब्जा जमाया। अब 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बूंदी जिले के गढ़ को जीतने का दावा कर रहे हैं। ITI जो है क्षेत्र के लोगों को जो है ना औद्योगिक क्षेत्र में जाने का मौका मिले और विजय राज सिंह जी सांसद जो हमारे रहे हैं, उन्होंने महिला ITI का जो है ना उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास किया था, लेकिन इस सरकार ने उस ITI को भी वापस जो है ना किसी अन्य क्षेत्र पर भेज दिया। 5 साल में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ वादे किए। चुनाव में आने से पहले इन्हें जनता को बहुत बेवकूफ बनाया। बाकी बार जनता समझ चुकी है। जनता इस सरकार को बदल के कांग्रेस की सरकार को वापस लाएगी, जो आम आदमी की और किसान की सरकार है। बूंदी जिले के जातिगत समीकरणों की बात करें तो बूंदी विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या 4,11,533 है। इनमें 19.02% अनुसूचित जाति और 20.03% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ये सीट ब्राह्मण सीट मानी जाती है। बूंदी विधानसभा में ब्राह्मण समुदाय के अलावा मीणा और गुर्जर जातियों का भी दबदबा है। हिंडौली विधानसभा में गुर्जर, मीणा और माली समुदाय का बाहुल्य है। PCC चीफ सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी हिंडौली से चुनाव लड़ चुकी हैं। शांति धारीवाल भी हिंडौली से विधायक रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जिले की जनता आखिरकार सरकार के 5 साल पर क्या राय रखती है और जिले की तीनों विधानसभाओं के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं। बूंदी के चुनावी मुद्दे इस तरह से हैं। जिले में नए उद्योगों की स्थापना, जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाना, पर्यटन की दृष्टि से जिले का चौमुखी विकास करना, पैलेस ऑफ व्हील का बूंदी में ठहराव करना, शहर की प्रसिद्ध जेत सागर झील और नवसागर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, गरदड़ा बांध का जल्द से जल्द निर्माण हो, हिंडौली को नगरपालिका घोषित करने की मांग बरसों से चली आ रही है, पीने के पानी की समस्या को चंबल से जोड़ा जाए, हिंडौली में सरकारी कॉलेज की स्थापना, हिंडौली को रेल लाइन से जोड़ा जाए, केशोरायपाटन में शुगर मिल को दोबारा चालू करवाना, चंबल की नहरों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण, सरकारी कॉलेज की स्थापना, उद्योगों की स्थापना और फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या। विगत 20 सालों से मैं नगर कापरेड में महाविद्यालय खोलने की मांग उठाता आ रहा हूं और पिछले कार्यकाल में जब बाबूलाल जी यहां पर विधायक का चुनाव लड़ने आए तो हमने उनसे पहली मांग ये की थी कि मेरे नगर कापरेड में क्षेत्र से मंत्री भी है, इसके बावजूद भी बाबूलाल जी ने क्षेत्र की समस्या के लिए कुछ नहीं किया। शुगर मिल का वादा किया था चालू करने के लिए चुनाव से पहले, तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। केशोरायपाटन में महिलाएं अपेक्षित है। केशोरायपाटन में महिलाओं के लिए कोई योजनाएं नहीं है, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र में एक शुगर मिल उपक्रम हुआ करता था जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता था, साथ ही यहाँ के किसानों का भी भविष्य उससे सुखद था। पिछले कई वर्षों से शुगर मिल बंद पड़ी है, किसी भी सरकार ने इसके संचालन पर ध्यान नहीं दिया। तो चलिए राइस के प्रोडक्शन, शुगर मिल, दस्तकारी, टूरिज्म, इनके लिए जाना जाता है। राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, अगर बूंदी की बात करें तो बूंदी एक महत्वपूर्ण हाड़ौती का एक हिस्सा है। जिला बेशक छोटा हो लेकिन उसका अपना इंपोर्टेंस है। पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या देखते हैं? 2018 का चुनाव, 15वीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो अब तक के कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिहाज से, उसके हिसाब से हम एक कह सके कि हाँ बिल्कुल वहां का पॉलिटिकल स्टडी जो है उसके आधार पर ये चीजें बन सकती हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव बूंदी जिले में बड़ा रोचक होगा दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस के पास एक ही सीट है, वहाँ हिंडौली की सीट है, जो वहाँ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो वहां से विधायक हैं, और 2 सीटें बीजेपी के पास है। उसमें से एक कैबिनेट मंत्री है सरकार में, बाबूलाल वर्मा केशोरायपाटन सीट के,
तो निश्चित रूप से जो बूंदी का विकास होना चाहिए था 2 सीटों के बावजूद भी वहां बिल्कुल नहीं हुआ। मंत्री हैं और जो बूंदी के विधायक हैं उनको बूंदी के लोग, जो बूंदी भाजपा के लोग हैं, वो अपने आप उनका मूल बूंदी का निवासी मानते ही नहीं है। उनको कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ के विधायक बन गए और वो भी कहीं ऊंची पहुंच से वो टिकट ले आते हैं। इस बार वहां बड़ा रोचक संघर्ष टिकट के लिए भी वहां हो रहा है बूंदी में, और भाजपा में नहीं कांग्रेस में भी जबरदस्त वहां संघर्ष हो रहा है। रामनारायण जी खुद जानते हैं, रामनारायण जी के साथ तो ये मुश्किल हो गई कि पहले वहां 4 सीटें हुआ करती थी, अब वह परिसीमन के बाद 3 सीटें रह गई। पहले एक नैनवा सीट और होती थी, जनरल जो रामनारायण जी जहाँ के मूल निवासी हैं उस इलाके के, वो सीट खत्म हो गई। अब एक एससी की रिजर्व हो गई है कि हिंडोली और बूंदी सिटी की बची सीट है। बूंदी सिटी की सीट पर ब्राह्मण और वैश्य समाज और राजपूतों का वर्चस्व है, तो वहां उन जातियों के उम्मीदवार सामने आते हैं। हिंडोली में बेशक माली, गुजर और कुछ हद तक मीणा भी कम्युनिटी के, मीणा गुजर बराबर हमारे सड़क है। हाँ, जो भी है, लेकिन वहां दोनों पार्टियां एक माली को दे देती है, गुजर को दे देती है। अब तक का ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है। तो निश्चित रूप से बूंदी में जो आने वाला सीन देख रहा हूं तो बड़ा रोचक, अभी तो टिकटों में रोचक संघर्ष होगा। बाद की लड़ाई तो बाद में आएगी, तो बाद की लड़ाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगी। भाजपा के लिए तो खासकर बहुत चुनौतीपूर्ण 3 सीटें रहने वाली है जी, चुनौतीपूर्ण है। चलिए रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस क्योंकि चुनाव सामने है, अपने एक स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है, आप वहां के वासिंदे हैं, बहुत अच्छे से राजनीति को आपने देखा है। मैं कहूं कि बूंदी के दिग्गज नेता रामनारायण मीणा है, तो आपका कद वो नहीं है, राजस्थान के दिग्गज नेता हैं आप, लेकिन बूंदी से आपका कार्य क्षेत्र रहा है। रामनारायण जी के बारे में कहता हूं, बूंदी नहीं है, टोंक जिले से भी विधायक रैली है, कोटा से इनकी अपनी खूबी है, कोटा, बूंदी और टोंक। अब सबकी निगाहें यहाँ भी टिकी है कि रामनारायण जी अगली बार कहां से होंगे। खैर चलिए, बूंदी को लेकर से भी चर्चाएं आती रहती है। मैं तो बूंदी पे एक बार मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस किस बिहाफ पे वहां के जनता के बीच जाकर के ये कह सकती है कि हमें इस आधार पे वोट चाहिए। देखिए, व्यक्ति सही होगा तो पार्टी अपने आप सही हो जाएगी। मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, वही अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उस समय आज के देश के वातावरण में देख लो, यदि 3 साल की बच्ची का बलात्कार अटल जी के टाइम हो जाता तो वो क्या बोलते आप जानते हो। आज तो प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते, वो स्थिति अलग है। यह सही है, मेरे प्रति जनता का प्रेम है, लेकिन मैं नेताओं के आसपास कम बैठता हूं, इसलिए जो कुछ घटनाएं हुई, मुझे तो देवड़ी ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने भेज करके बचा लिया राजनीति में, वो स्थितियां अलग है। लेकिन मैं मानता हूं बूंदी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कम्युनिटी मीणा, केशवराय पाटन में मीणा है। शुल्क ज्यादा इसलिए हो जाती है कि खटिक भी आ जाते हैं, बेरा भी आ जाते हैं, रेगे भी आते हैं, कास्ट वाइज यदि बात करें तो। और बूंदी शहर के अलावा महाजन और ब्राह्मण कम है, तो वो स्थिति तो जातिगत है, शायद आपके आंकड़े नहीं पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बूंदी जिले के साथ बहुत अडजस्टिस हुआ है। हमने होटल ओबेराय का उसको जमीन अलर्ट करा दी थी, सब कुछ कर दिया था। पिछली बीजेपी सरकार आने के टाइम पे ही उसको पता नहीं क्या ग्रहण लगा, क्योंकि जैसे आज बासमती बूंदी का 12 से ठीक है, इतनी कुछ बातें विदेश में जाता था, लेकिन चूंकि आयात करने वाले, निर्यात करने वाले पावरफुल है, तो वो कोई उनके रिश्तेदार तो नहीं बैठे ना कहीं ये करप्शन की जड़ है, इसलिए बूंदी जिला पिछड़ रहा है। बूंदी का बर्ड का जो खनन उद्योग है, जीएसटी खा गई उसको, कानून खा गया, बड़ी खराब स्थिति है। जैसे कोटा में, कोटा स्टोन में क्या है, व्यापारी से पूछिए। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही है ठीक नहीं है। जहां तक केशवराय पाटन शुगर मिल की बात करते हैं, केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल राजस्थान सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। वो शायद जो भी है उस पर नहीं जाता, लेकिन बूंदी जिले में इंडस्ट्री की सब बात करते हैं, इंडस्ट्री नहीं डालते। यहाँ खंडसारी यूनिट्स थी, खंडसारी यूनिट्स जब जनता पार्टी का राता भगत सिंह चीफ मिनिस्टर, तब उनकी नीतियों से बंद हो गई, वो स्थिति खत्म हो गई। लेकिन आज बूंदी का विकास की दरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। बूंदी जिला बहुत से जिलों से ठीक जिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्थर उद्योग पे जो आपका स्टोन है, इमारती पत्थर है, उस पर जीएसटी कम हो जाएगा, तो बूंदी जिले में वापस खनन उद्योग चालू हो जाएगा। ये जो करप्शन बढ़ा है चावल में, उससे मिल मालिक परेशान है,
बल्कि जितना लगाते हैं आज बासमती चावल की यही पहचान है कि उसकी कड़ी ज्यादा होती है। ये आप सरकार के नेग्लिजेंसी के पॉइंट्स गिना रहे हैं कि ये वहां पे नजरअंदाज किया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनकी उपेक्षा जो रही है बूंदी के प्रति, नजरिया जो आपका आरोप है, हमारा नहीं है सर, पे वो ये पॉइंट होगा कि कांग्रेस अपने कुछ गिनाएगी कि हाँ देखिए अपने 5 साल में उनको भी देखा, हमें भी देखा, हमारा पहले का वक्त देख लीजिए, कुछ ऐसी चीजें जो कह सके कांग्रेस है कि हाँ उसके आधार पे हम वोट मांगने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम पे आज नमाना में, आपके आमली में, गोपाल निवास में आत्महत्या कांग्रेस के टाइम पे कभी नहीं हुई, तो कलेक्टर नहीं, मिनिस्टर्स गए, चीफ मिनिस्टर गए, आज एक भी कलेक्टर भी किसी का नहीं गया। मैं गया हूं, जैसे आमली में हुई प्रभुलाल की, वहां उस बेचारे की कर्जे से हुई, कर्जा नहीं चुका पाया क्योंकि फसल का भाव नहीं आया, लेकिन कोई नहीं गया, एमएलए भी नहीं गया। तो ये जो स्थितियां बढ़ रही है ठीक नहीं है, इससे किसानों को परेशानी है, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कांग्रेस के टाइम पे चीजें नहीं हुई, लैंड ऑर्डर ठीक रहा है, कहने को तो कुछ भी कहते हैं, हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहने की बात नहीं है, लेकिन घटिया से घटिया स्तर पर आज क्राइम्स हो रहे हैं और सरकार नहीं है, तो कांग्रेस के टाइम पे इस तरह की बातें नहीं। चलिए जवाब मैं दीक्षा जी से दिलवाता हूं। खैर कुल मिलाकर के बूंदी हो चाहे कोटा हो, पूरे राजस्थान में गलत अपराध की जो स्थिति बनी हुई है वो सरकारों के लिए चुनौती बनी हुई है। पहले भी हालात थी, गैंगवार वहां किस तरह से पनप रहा है और आज भी वहां स्थिति ऐसी है, किडनैपिंग के केसेस सामने आ रहे हों। चलिए दीक्षा जी तो वहां से ताल्लुक रखती हैं। दीक्षा जी आपने सुना अभी कांग्रेस किस आधार पर वहां से वोट मांगना चाहती है। 2 चीजें हैं, आपके जो बूंदी के प्रति आप लोगों का रवैया रहा, ये रामनारायण जी का आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा। एक तो वो आधार रहेगा और दूसरा जो कांग्रेस ने काम किए उस वक्त के अपनी फ्लैगशिप योजनाएं, लोगों से कहेंगे कि आप कंपटीशन कर लीजिए, आप देख लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए, देखिए, उसके बाद हमें वोट डालिए। तो आप गढ़ तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 1 सीट आपकी झोली से निकल गई, 3 में से 1 सीट कांग्रेस के पास और 2 सीट भाजपा के पास में है। आपके काबीना मंत्री वहां से हैं बाबूलाल जी वर्मा साहब, उनका पार्टी में एक अलग कद है, मुख्यमंत्री की नजर में उनकी अच्छी एक इमेज है, विश्वसनीय भी है, सीएम के पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन उनकी है, लेकिन आधार जो है बूंदी में वोट किस तरह से लेंगे आप? देखिए पहले तो आप मैं अपने पूर्व वक्ता की जो बात है उसको उसी का आंसर आपको देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इग्नोर किया गया, तो इग्नोर वाली बात है कि जो बूंदी बाईपास है, शहर के बीच में जो बाहर निकलते थे, एक्सीडेंट होने का खतरा, ये सब चीजें थी, वो हमने रोका, वो बाईपास बनाकर हमने सौगात दिया। अब ऐसे तो आपने पिछला काम क्यों रोका, आपने क्यों आगे नहीं कराया? और घोड़े गधे लगाने को अगर आप विकास कहते हैं, जो कि कोटा के आसपास, बूंदी के आसपास जो ये विकास कांग्रेस अपना गिनाती है, तो वो विकास जनता नहीं एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में आप लोगों का बूंदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो रामगढ़ विश्व अभ्यारण्य में आता था, तो उसके लिए फिर आप लोग क्यों नहीं बोले? क्योंकि वहां पर उसके आप यहाँ से बाघ लेके दरा में क्यों लगे रामगढ़ अभ्यारण्य का? क्योंकि विकास हो पाया, बीजेपी भी नोटिफाई आपके जो वर्ड से कि विकास नहीं हुआ, नहीं मैं समझदार हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जनता को इतनी सौगात दी है, इतनी नहरों के माध्यम से उनको पानी पहुंचा रहे हैं, उनको बिजली के हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रीय योजना के तहत उन्हें इतने हमने उनको लाभान्वित किया, तो कहीं ना कहीं बूंदी के लोगों को हम क्या किसको राष्ट्रीय योजना गांव में बिटिया जब पैदा होती थी, गांव में जब बिटिया पैदा होती थी तो बिटिया को भाव दिया जाता था। आज 5 करोड़ और लाख नहीं, आप ये नहीं कहेंगे आप मार देंगे, आप आक्षेप लगा रहे हैं, आप ये बात आक्षेप लगा रहे हैं। ये जो गाँव के लोग बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाती थी, छोटे बच्चों मैं आपके लिए कह ही नहीं रही हूँ कि आप मारते थे, जो लोग इस चीज से अवेयर नहीं थे, जो लोग ये जानते नहीं थे कि बेटी कितनी घर के लिए सौगात है, उनको लक्ष्मी के रूप में हम लोगों ने बताया कि हम आप लोगों को राष्ट्रीय योजना के तहत बेटी के जन्म पे 2500 रुपए देंगे, 51,000 रुपए बेटी की 12वीं तक हम उन्हें देंगे, 5 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने बूंदी में ही सिर्फ बेटियों के घर में पहुंचाया है, ये हमने उन्हें सौगात दी है, ये हमने उनके लिए काम किया है। आप ये जो कह रहे हैं कि हमने उनके लिए कोई काम नहीं किया, ये सब आप ही की जुबानी है, ये आप ही की जुबानी है, जनता एक साथ करिए, जनता एक साथ करे विकास। आपको मैं बता रही हूँ, आप अपना पुराना रिकॉर्ड निकालिए, अगर आपकी गवर्नेंस ने अच्छा काम किया होता, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया होता, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया होता तो आपकी एक ही सीट नहीं आती, 17 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट हारती में। आप ही बताइए ना आपके पास कितनी सीट है, आप तो इस बात पे बात कीजिए। अगर जनता आपका काम देखती तो जनता आपको नहीं नकारती, जनता समझदार है। आप कह रहे हैं मैं समझदार हूँ, जनता भी समझदार है। मैं समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, तो चलिए कोटा और बूंदी। गुटबाजी सब जगह है, राजनीति में होती भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
खैर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना दावा है कि वो कह दिया है कि मुख्यमंत्री गुटबाजी कैसे खत्म होती है, कैसे आगे बातें होंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे चीजें और बढ़ेंगी, कितने हावी रहेंगे और कितने गौण होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम एक बार फिर आपसे अपील करेंगे, वोट जरूर डालिए। 5 साल में आपको अवसर मिला है, ये लोकतंत्र के फेस्टिवल में अगर आप अपनी आहुति नहीं देंगे तो फिर आप पछताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सत्ता का महासमर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज